Shri Radharamanu Vijayathan. This is CA Nigira Dinka, CA Final AI-20 and CA Intermediate AI-7. So we are going to do revision of time of supply in this video. ये नोट्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको DT के रिसोर्सेज चाहिए या मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो वेबसाइट विजिट करके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। सो देखो, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई क्या होती है, GST चार्ज किन मोमेंट्स पे किया जाता है, वो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें जानना है बेसिकली कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे ऊपर GST की लाइबिलिटी अराइज होगी। सो ये चैप्टर हमें बताता है द पॉइंट इन टाइम व्हेन लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें GST पे करना पड़ेगा। सो वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। इसमें हम देखेंगे फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के मेन केसेस। अब देखो, पहली बात तो इनका सेपरेशन करने की नीड कहाँ है कि फॉरवर्ड चार्ज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग प्रिस्क्राइब्ड है, रिवर्स चार्ज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का हमें डिफरेंट सिनेरियो दे रखे हैं। सो देखो, बेसिकली नीड तो यहाँ से अराइज होती है कि फॉरवर्ड चार्ज में क्योंकि सप्लायर टैक्स पे कर रहा है और रिवर्स चार्ज में टैक्स पेयर कौन है, रेसिपिएंट खुद ही है। सो इसलिए ये ज़रूरत है कि इनके केसेस भी डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट हो, क्योंकि सप्लायर ने तो सपोज गुड्स सप्लाई कर दिए बट रेसिपिएंट के बाद पास हो सकता है 2-4 दिन बाद वो गुड्स पहुँचे। सो रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी सेम एज सप्लायर हम नहीं डाल सकते, इसलिए डिफरेंट केस प्रिस्क्राइब किया गया है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं। सो फॉरवर्ड चार्ज के केस में जहाँ पर सप्लायर टैक्स पे कर रहा है रेसिपिएंट से कलेक्ट करके, उसके केस में इन्होंने कहा अर्लियर ऑफ, इन तीनों इवेंट में से जो भी सबसे पहले हो जाए उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। अब इन्होंने 3 केस प्रिस्क्राइब किया आइडियली, तो डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आप जब इनवॉइस बना रहे हो तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर GST की लाइबिलिटी तब अराइज हो जाएगी। दूसरा इन्होंने केस कहा डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन सप्लायर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सप्लायर ने अपनी बुक्स में कब पेमेंट रिकॉर्ड किया। और तीसरा डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट सप्लायर्स बैंक अकाउंट, कि सप्लायर के बैंक में पैसा कब आया। इन्होंने बताए ये 3 केसेस, पर आप देखो यहाँ मैंने एक स्टार मार्क कर रखा है और यहाँ भी मैंने एक स्टार मार्क कर रखा है। अब ये स्टार का रीज़न क्या है। सो इट सेज कि प्रेजेंटली irrelevant as now no GST is payable on receipt of advance for supply of goods by all taxpayers except composition suppliers and registered persons making supply of specified actionable claims, that is GST payable on date or due date of invoice by notification number 66/2017. So देखो, इस क्लैरिफिकेशन, ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन आया 66/2017। उसने क्या बताया कि अब अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो उसके केस में आपको एडवांस के ऊपर GST पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एज एट प्रेजेंट ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, ये आइडियली रेलेवेंट नहीं है। सप्लायर को GST सिर्फ कब पे करना है, जब वो इनवॉइस इशू कर देगा या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगी तब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुड्स के केस में सरकार के पास थोड़ा बेटर राइट है, वो आसानी से ट्रेस कर सकती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म निकाल रखे हैं। ई-वे बिल का मैकेनिज़्म अलग से है। सो गुड्स के केस में क्योंकि फिजिकल मूवमेंट जनरली इन्वॉल्व होता है और गुड्स टेंजिबल भी होते हैं ना, गुड्स विजिबल होते हैं। सो इसलिए उनके केस में क्योंकि ट्रेसिंग आसान है, सो कस्टमर्स के ऊपर सप्लायर्स के ऊपर बर्डन नहीं डाला। उनको कहा कि जब आप इनवॉइस इशू करोगे तब आप
आराम से जीएसटी दे देना। आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आगे हम देखेंगे कि सप्लाईज के केस में एडवांस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है, कि सर्विसेज के केस में हमें एडवांस के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सर्विसेज होती है इंटेंजिबल, उनको इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए सर्विसेज के केस में उन्होंने कहा कि पेमेंट इज़ वन सोर्स जहाँ से हम सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए सर्विसेज के केस में उन्होंने एडवांस पे भी जीएसटी लगाया, पर गुड्स के केस में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कि जब आप इनवॉइस बनाओ तब आप जीएसटी दे सकते हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी, या तो डेट या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इनका मतलब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब तो क्या है, जब जो सप्लायर है वो एक तो इनवॉइस बना दे खुद ही, एक तो वो डेट हो गई, ठीक है। या अगर ऐसे तो फिर सप्लायर कभी इनवॉइस ही नहीं बनाएगा, है ना। तो सरकार ने कहा इतनी छूट नहीं देंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहे, पूरा नहीं देंगे। सो उन्होंने बता दिया कि या तो खुद आप चुपचाप से इनवॉइस बना लो, नहीं बनाते हो तो हम तो अपनी टाइम लिमिट बता रहे, इसमें आपको इनवॉइस बनाने की आपकी ड्यू डेट फॉलो करनी चाहिए और आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो कौन कौन सी केस में क्या क्या टाइम लिमिट्स दे रखी है वो हम सेक्शन 31 में देखते हैं बेसिकली। सो पहला केस इन्होंने दे रखा है कि अगर आपकी सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, आप जो सप्लाई करने वाले हो उसमें गुड्स का मूवमेंट भी होगा। मतलब सपोज जयपुर से गुड्स जा रहे हैं दिल्ली, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जयपुर से गुड्स जैसे निकलेंगे तब टाइम ऑफ सप्लाई हम ट्रीट कर लेंगे। सो रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ जैसे ही हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, मतलब उसी टाइम पे आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। समझ आया? तो जैसे ही जयपुर से गुड्स निकल रहे होंगे उसी टाइम पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और इनवॉइस बनाने पड़ेगा इसका मतलब ये है कि आपको जीएसटी भी इसी टाइम पर पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट केस आता है कि मान लो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है किसी सप्लाई में। सो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी को अपना ऑफिस सेल किया, उसके साथ में वहाँ का जो फर्नीचर था वो भी मैंने उस पर्सन को सेल कर दिया। सो उस केस में उस फर्नीचर का हम टाइम ऑफ सप्लाई कम मानेंगे। सो दे से कि जब आप उसकी डिलीवरी दे दो सामने वाले को, या गुड्स उसको अवेलेबल करवा दो, ठीक है। सो बेसिकली जब मैं एक तरीके से उस ऑफिस का पोजीशन उन्हें हैंड ओवर कर रही हूँ, उसकी चाबी उनको दे रही हूँ, उस टाइम पर उसका टाइम ऑफ सप्लाई हम ट्रीट कर लेंगे और हमारे ऊपर जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी। नेक्स्ट केस आता है अगर गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा हो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल आप जब गैस कनेक्शन लेते हो, ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपको सप्लाई हो रहा है, उस केस में हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर माने कि आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि उस टाइम पे आपके ऊपर फिर जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन वहाँ पर आ जाएगी। सो पहले तो टाइम ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, क्या कि जहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो कंटिन्यूसली रिकरिंग बेसिस पे, कंटिन्यूसली आप सप्लाई कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इन्वॉल्व्स इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस रेगुलरली और ऑन पीरियोडिक बेसिस, और आप पीरियोडिकली या रेगुलरली क्या कर रहे हैं, इनवॉइस भी इशू कर रहे हैं। ऐसे केस में हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने, क्योंकि ये तो सपोज पूरे मंथ हमें सप्लाई हो रही, गैस कनेक्शन तो हमें पूरे महीने मिल रहा है ना, तो हमें किस पॉइंट का क्या हर दिन हमें टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही, और हमें क्या हर दिन इनवॉइस इशुएंस करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 31 में हम बेसिकली देख रहे हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस। सो क्या मानना है बेसिकली, सो दे हैव क्लैरिफाइड कि इस केस में आप क्या करो, जब भी आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू कर रहे हो, या तो उस टाइम पे आपको जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी, या फिर जब आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिल रहा है। सो सपोज गैस कनेक्शन का आपके पास मंथली बिल आता है, तो ये मंथली जो आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है, मंथ सपोज हर मंथ एंड पे मेरे पास स्टेटमेंट आता है, हर 31 को मेरे पास स्टेटमेंट आता है, तो उस 31 को आपको टाइम ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा, इनवॉइस इशुएंस की ड्यू डेट भी माननी पड़ेगी और जीएसटी पे
करने की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाएगी। या उन्होंने कहा कि जब आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलता है, दोनों में से जो भी एक इवेंट हो जाए उसको हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नेक्स्ट केस है कि अगर गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजे हैं या फिर सेल और रिटर्न पे है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज़ कोई मुझसे गुड्स खरीदने आया, वो बोला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मैंने कहा आप ले जाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस दे जाना। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने हम, क्योंकि अगर हम देखें तो एक्चुअली अभी मेरे को सेल नहीं हुई है, अभी वो रिटर्न मुझे कर सकता है गुड्स, तो इसको सेल और रिटर्न या अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल कहा जाता है। सो इस केस में कब हम जीएसटी पे करेंगे? सो यहाँ पर लॉ मेकर्स ने कहा या तो उसकी एक्चुअली सप्लाई हो जाए, मतलब वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया उस गुड्स को एक तरीके से, तो या तो आप तब सप्लाई मान लो, या उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी कि भाई कोई सामने वाला 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगाएगा आपके गुड्स को अप्रूव करने में। सो आपको 6 महीने में तो देना ही देना पड़ेगा टैक्स। सो दे हैव सेड इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाए आपको टैक्स पेमेंट करने की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाएगी, विच एवर इज अर्लियर। तो या तो वो एक्सेप्ट कर ले, मतलब सप्लाई हो जाए एक्चुअली में, या मैक्स टू मैक्स 6 महीने, 6 महीने निकल गए आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस, 6 महीने तक हम किसी के पास गुड्स अपने छोड़ेंगे तो है नहीं, तो मतलब 6 महीने अगर किसी ने अपने पास गुड्स रख लिया मतलब उसने अप्रूव कर ही लिए है। सो दिस इज सेक्शन 31 जहाँ आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस की बात करी गई है। सो अगर एफसीएम में सप्लाई हो रही है गुड्स की, तो उसमें आपको इनवॉइस आप जब इशू कर दोगे या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस पे आपको क्या मानना है, टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ जब पढ़ी थी कि ये 2 केस किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर्स एंड रजिस्टर्ड पर्सन्स मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। तो कंपोजिशन सप्लायर्स के केस में उनको एडवांस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनको हम अगेन बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर नहीं रहे, उनके ऊपर वैसे ही बहुत सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस हैं, तो कहीं वो टैक्स एवेजन ना कर दे, इसलिए ज़रूरी है कि उनके केस में, क्योंकि पेमेंट तो फिर भी ट्रेस हो सकता है, इसलिए उनके केस में पेमेंट पर, एडवांस पर भी टैक्स लगा दिया, जीएसटी उनको एडवांस पे भी पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने केस दिया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई कर रहा है। सो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में क्या आता है, जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, है ना, ऑनलाइन मनी गेमिंग। सो ये सब का अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है तो उसके केस में भी उसे एडवांस पर सप्लाई देना, एडवांस पर जीएसटी देना पड़ जाएगा। क्यों देना पड़ जाएगा? क्योंकि देखो इनको तो वैसे भी इनके ऊपर टैक्स रेट ही 28% लगा रखी है, और प्लस ये नॉर्मल गुड्स नहीं है ना, जैसे नॉर्मल फिजिकल गुड्स होती है, ये उस तरीके के गुड्स है भी नहीं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एडवांस पर भी टैक्स लगा दिया जाए और टैक्स इवेजन ना हो, उसको रोक दिया जाए। सो इनके केस में गवर्नमेंट सही से गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी हो जाए, टैक्स इवेजन का कोई स्कोप ना रहे, इसलिए इनके ऊपर एडवांस के केस में भी इनके ऊपर जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट केस आता है कि रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सप्लायर टैक्स पे कर रहा है और यहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है। सो इन्होंने कहा इन तीनों इवेंट्स में से जो भी सबसे पहले हो जाएगा आपको टैक्स पेमेंट की आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, अराइज हो जाएगी। सो पहला इन्होंने कहा कि रेसिपिएंट को गुड्स मिल जाए, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि रेसिपिएंट भी बोलेगा भाई मेरे पास एक बार गुड्स आ तो जाने तो तब मैं आपको जीएसटी दूंगा ना, मैं एक बार उसको चेक कर लूँगा कि हाँ गुड्स सच में आ गए, उसके बाद मैं जीएसटी दूंगा। सो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जब आपके पास गुड्स आ जाए तब आप जीएसटी दे देना। सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स इज दी फर्स्ट थिंग। दूसरा इन्होंने कहा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। अगर रेसिपिएंट को सामने वाले पे, सप्लायर पे इतना विश्वास है कि वो पहले ही पेमेंट कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको विश्वास भी है, चलो हमें हमारा जीएसटी दे दो। सो अगर आपने गुड्स के रिसीट होने से पहले ही पेमेंट कर दिया, आप सामने वाले पे विश्वास कर रहे हो,
गवर्नमेंट को आपका विश्वास अच्छा लगा, उनको जीएसटी गिफ्ट में दे दो। सो अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो आपको तभी जीएसटी देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कि 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो हमारा जीएसटी इसके कारण बहुत ज़्यादा ही डिले हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैक्स टू मैक्स हम आपको 30 दिन दे रहे हैं, इस टाइम में तो आपके पास गुड्स पहुंच ही जाने चाहिए, इससे डिले हम अपना टैक्स करेंगे नहीं। सो अगर सप्लायर ने इशू कर दिया इनवॉइस, उसके 30 दिन का टाइम हम आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, 31वें दिन तो हमें आप टैक्स आकर दे ही देना। सो उन्होंने 31st डे की कंडीशन यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखी है। सो या तो गुड्स मिल जाए या फिर आप पेमेंट कर दो, या 31st डे फ्रॉम इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, whichever is earlier will be the time of supply under RCM cases। अब मेकिंग पेमेंट का मतलब क्या है कि या तो आपके बैंक में से पेमेंट डेबिट हो जाए, यहाँ पे रेसिपिएंट के बैंक में से पेमेंट डेबिट होगा। यहाँ पे क्योंकि सप्लायर था तो उसको पेमेंट मिल रहा था, सो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है। और दूसरा वही कि आप अपने बुक्स में कब पेमेंट को रिकॉर्ड करते हो। फिर देखो इन्होंने आगे क्या कहा है कि अगर ये इवेंट्स अनअसर्टेनेबल हो तो उस केस में भी गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे, जब आप रेसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा उन गुड्स की, जैसे ही उसने एंट्री कर दी तो उसको फिर टाइम ऑफ सप्लाई उसका कंसिडर हो जाएगा, उसको टैक्स भी देना पड़ जाएगा। अब आगे हम केस देखते हैं कि अगर कोई वाउचर्स है वो अगर इशू हुए हैं जो किसके अगेंस्ट एक्सचेंजेबल है, गुड्स के अगेंस्ट, मतलब उन वाउचर्स के अगेंस्ट आप गुड्स परचेज कर सकते हो, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। सो अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है उसी पॉइंट पर, जब ये वाउचर इशू हुआ उसी पॉइंट पर अगर सप्लाई भी आइडेंटिफाइबल है, जैसे मान लो एक शर्ट का कूपन इशू हुआ है, तो हमें यहाँ पे पहले से ही पता है कि इसके अगेंस्ट क्या सप्लाई होने वाली है, इस कूपन के अगेंस्ट, इस वाउचर के अगेंस्ट कि शर्ट ही खरीद सकता है। सपोज आप पीटर इंग्लैंड की आपको वाउचर मिला है कि आप इससे वहाँ से कोई भी शर्ट खरीद सकते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो जिस दिन वो वाउचर इशू हो गया उसी दिन सप्लाई मान ली जाएगी और जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन राइज हो जाएगी। पर मान लो सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, जैसे आपको कोई फूड का पास मिला, बहुत सारी कंपनीज ये करती है कि फूड के वाउचर्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है, तो जब तक उन वाउचर्स का रिडेम्पशन नहीं हो जाता तब तक ये पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या फूड मटेरियल उससे परचेज किया जाएगा। सो उस केस में जब वो वाउचर एक्चुअली रिडीम होगा तभी उसका सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पर तो इशुएंस में ही मान लेंगे क्योंकि सप्लाई हमें क्या होने वाली है ऑलरेडी पता है, पर यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली क्या सप्लाई होने वाली है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं हम इशुएंस पे, तो हम रिडेम्पशन पे इसकी सप्लाई मानेंगे। अब इन्होंने कुछ रेसिजुअल केसेस बताए कि अगर मान लो इनमें किसी भी सिचुएशन में फॉल नहीं कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जो आपने पीरियोडिकल अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो उसकी ड्यू डेट, या फिर जब आप टैक्स पे कर देते हो वो। सो अगर किसी भी केस में फॉल नहीं करता तो भी सरकार ने सेफ साइड लेके बता दिया कि इन केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। फिर नेक्स्ट केस आता है अगर मान लो आपको कुछ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी मिलता है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ गुड्स। आपने गुड्स के पेमेंट में डिले किया, उसके कारण अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है या लेट फी आपने चार्ज करी है, पेनल्टी आपको मिल रही है, सो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि गुड्स का तो हमने जब इनवॉइस बनाया होगा या फिर जब उसका मूवमेंट वगैरह हो रहा होगा तभी उसका इनवॉइस इशू कर दिया होगा, पर ये इंटरेस्ट वगैरह तो हमें बाद में मिलेगा, हमने बाद में चार्ज करेंगे हम, जब हमें गुड्स का पेमेंट नहीं मिलता है, डिलेड पेमेंट होता है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। उस केस में इन्होंने कहा जब आपको एक्चुअली ये इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा ना तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इसका रीज़न भी है कि इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते थे, ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम कॉन्ट्रैक्ट में जब लिख देंगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो सब बहुत बार होता है कि सपोज उन्होंने कहा है कि अगर 30 दिन से कोई भी ऊपर करेगा तो हम 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट
कमर्शियल प्रैक्टिसेस में ना बहुत बार बिजनेसेस ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर भी देती है तो भी वो लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। सो उन्होंने कहा कि जब एक्चुअली में रिसीव होगा ना तभी आपके ऊपर पेमेंट की ऑब्लिगेशन आएगी। अच्छा, एक ये नोट दे रखा है, इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि सपोज आपको एक्सेस पेमेंट मिलता है 1,000 रुपये तक का, तो सप्लायर इशू कर सकता है, सप्लाई यूज़ कर सकता है इनवॉइस डेज को एज टाइम ऑफ सप्लाई। सो ये प्रोविजन आज की डेट पे बहुत ज़्यादा कोई रेलेवेंस रख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में वैसे भी हम एडवांस पर कोई एडवांस को हम टाइम ऑफ सप्लाई में लेते नहीं हैं। तो इन्होंने बेसिकली देखो क्या हुआ, सपोज करूँ यहाँ समझ लेते हैं। सपोज ये मेरा एक टेलीफोन का बिल था। अब ये सपोज 4950 का आया, पर लमसम में कस्टमर ने पेमेंट कर दिया 5,000 का। तो ये मैंने जब इनवॉइस इशू किया, एक तरीके से मैंने तो 4950 का इशू किया है, लेकिन कस्टमर ने लमसम पेमेंट 50 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। अब इस 50 रुपये को मैं नेक्स्ट इनवॉइस के साथ, जो मैं नेक्स्ट मंथ का बिल, टेलीफोन बिल इशू करूँगी तो उसके साथ एडजस्ट करूँगी। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि अगर ये 1,000 रुपये तक का आपका ऐसा कोई डिफरेंस बैठता है तो उसके लिए आपको इमीडिएटली कोई नया इनवॉइस इशू करने की नीड नहीं है। आप इसको जब नेक्स्ट टाइम इनवॉइस इशू करोगे तब इसका टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर सकते हो। तो इसके ऊपर अभी आपको GST पेमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। पर ये गुड्स के केस में इसलिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि गुड्स के केस में वैसे भी हम पेमेंट के बेसिस पर GST की ऑब्लिगेशन चेक नहीं करते, हम इनवॉइस बेसिस पर चेक करते हैं। तो गुड्स के केस में हमें वैसे भी एडवांस पेमेंट पे टैक्स पे करना नहीं होता, तो ये गुड्स के केस में इसलिए रेलिवेंट नहीं है। सो फॉर एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज़ सप्लायर कैन यूज़ इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि जो नेक्स्ट इनवॉइस होगा इशू उसके टाइम पे इस 50 रुपये की हम क्या टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर GST पे करने की हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बट गुड्स के लिए देखो, सर्विसेज के लिए भी है प्रोविजन, गुड्स के लिए भी है, पर गुड्स के केस में ये रेलिवेंट नहीं है, ये बताया जा रहा है क्योंकि गुड्स के केस में हम इनवॉइस इशुएंस पे ही GST पे करते हैं एक्चुअली में भी। दिस प्रोविजन एड्रेसेस केसेस लाइक पीरियोडिक बिल्स, जैसे टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, जहाँ पे कस्टमर्स थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवर पे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें इन माइनर चीज़ों के लिए दोबारा से इनवॉइसेस इशू करने की कोई नीड नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन है। अब हम आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर। सो पहला केस है फॉरवर्ड चार्ज का। इन्होंने क्या बताया, फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम 4 इवेंट्स को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी सबसे पहले हो जाएगा हम उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसी टाइम पर आपके ऊपर GST पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी। पहला इन्होंने बताया, अगर इनवॉइस विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 में इशू होता है तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस हम कंसिडर करेंगे। अगर इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट इशू हो जाता है तो हम इशुएंस ऑफ इनवॉइस लेंगे। अगर टाइम लिमिट में इशू नहीं होता, नॉट इशूड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो जब आप सर्विस प्रोवाइड कर दोगे आप वो डेट कंसिडर करोगे। सो अगर आपने टाइमली इशू किया है तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, अगर टाइमली इशू नहीं किया तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डेट को कंसिडर करेंगे। फिर उसको और किसके कंपेयर करना है, रिकॉर्डिंग पेमेंट एंड सप्लायर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आप पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो वो डेट, या फिर जब आपकी बैंक में पेमेंट क्रेडिट हो रहा है। इन 4 में से जो भी सबसे पहले हो जाएगा। सो आइडियली एक बार में या तो ये केस होगा कि हम इसको और इसे कंपेयर करेंगे, या इसे और इसे कंपेयर करेंगे। आई होप आई एम क्लियर कि अगर विद इन टाइम लिमिट इशू हो गया तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, अगर विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। जो सबसे पहले हो जाएगा तब आपको इनवॉइस पेमेंट, आपको GST पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्विसेज केस में पेमेंट के टाइम पर भी इन्होंने ऑब्लिगेशन इसीलिए लगाई है क्योंकि पेमेंट सर्विसेज के केस में फिर भी रेस हो सकता है और सर्विसेज कोई टेंजिबल थिंग नहीं है, तो गुड्स के जितना कंट्रोल हम सर्विसेज पे लगा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पे पेमेंट पर भी GST पे करने की ऑब्लिगेशन दे रखी है। अगर इनमें से कोई इवेंट अनसर्टेनेबल नहीं भी हुआ
तो भी जीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप उस सर्विस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। तो इन्होंने और सेफर साइड रहने के लिए कि अगर मान लो पेमेंट भी गलती से कहीं ट्रेस नहीं हो रहा, तो अगर आप अपनी बुक्स में तो सर्विस रिकॉर्ड करोगे ही ना, तब जीएसटी हमें दे देना। अब ये विद इन सेक्शन 31 की लिमिट में इशुएंस ऑफ इनवॉइस का क्या मतलब है, ये हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 31 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्या क्या कंडीशन दे रही है। तो जनरल केस में तो उन्होंने कहा कि आप जब सर्विस दो तब इशू कर दो, नहीं तो मैक्स टू मैक्स विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई करो उससे 30 दिन में तो आपको इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए सर्विसेज के केस में। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, एनबीएफसी हो, तो आपके लिए 45 डेज उन्होंने दे दिए हैं। सो आपको 30 दिन में सर्विसेज के केस में इशू करना पड़ेगा इनवॉइस, 45 डेज इन लोगों के लिए 45 डेज की कंडीशन है। पर अगर ये इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, टेलीकॉम कंपनी या कोई और नोटिफाइड सर्विस सप्लायर है, ये अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन्स को कुछ सप्लाई करते हैं, मतलब अपने ही सगे संबंधियों को सप्लाई कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर ये सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में इनको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम अपने ही किसी और ब्रांच से डील कर रहे होते हैं तो हम उनके ट्रांजेक्शन हो सकता है थोड़ा लेट सेटल कर रहे हो, है ना, लेट रिकॉर्ड कर रहे हो। तो उन्होंने कहा या तो जब आप अपनी बुक्स में उनकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तब, या फिर एटलीस्ट आपको क्वार्टरली, जो भी दोनों में से पहले होगा, तब आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ जाएगा। जैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दोगे आप तो ट्रांजैक्शन को, तब आपके ऊपर जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन आएगी, नहीं तो आपको एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर पे तो करना ही है। नेक्स्ट केस आता है अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। ऊपर हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स भी देखा था, यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सर्विस को कंटिन्यूसली 3 महीने से ज़्यादा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसको हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। उसके केस में हमें 3 चीज़ें देखनी है। क्या हमारा जो पेमेंट है उसकी ड्यू डेट असर्टेनेबल है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट की ड्यू डेट अगर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे। पर अगर पेमेंट की ड्यू डेट नहीं पता तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमें पेमेंट रिसीव होगा उस टाइम पर हम टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। और अगर पेमेंट लिंक है माइलस्टोन से, कुछ माइलस्टोन्स रहते हैं, जैसे अगर 20% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको इतना पेमेंट करना है, फिर 50% पे इतना पेमेंट करना होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार इस तरीके से भी स्पेसिफाइड होता है। तो उस केस में जैसे ही एक माइलस्टोन कंप्लीट होगा तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा और तब आपके ऊपर इशुएंस आपको करना है इनवॉइस का अंडर सेक्शन 31। लास्ट कंडीशन आती है कि अगर सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, अगर कोई आप सप्लाई कर रही थी किसी सर्विसेज का बट बीच में रोक दिया उस सप्लाई को हमने, या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया किसी भी रीज़न से, तो जैसे ही आपका ब्रीच हुआ, आपने अभी तक जितनी भी सप्लाई करी हो, जिनका भी अभी तक इन्वॉइसिंग नहीं हुई है, आपको उसी टाइम पर उनकी इन्वॉइसिंग कर देनी है। सो एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन। अब हम देखते हैं आरसीएम का केस कि आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। आरसीएम के केस में हमें 3 चीज़ों का अर्लियर देखना है। क्या क्या? पहला 61st डे फ्रॉम दी सप्लायर्स इनवॉइस। ऊपर 31st डे था, यहाँ पे 61st डे है, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया सर्विस के केस में। ये अमेंडमेंट हमें अभी अलग से देखेंगे, पहले आप ये समझ लो। 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, या फिर जब आपने पेमेंट रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो या तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस, या डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन रेसिपिएंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट। इनमें से जो भी इवेंट पहले हो जाएगा तब हम आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट कर लेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी अनसर्टेनेबल हुआ तो जैसे ही आप अपनी सर्विसेज की एंट्री रेसिपिएंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा तब हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ मई 25 के लिए रेलिवेंट है, तो नवंबर 25 के लिए रेलिवेंट है, तो मई 25 वाले स्टूडेंट्स इनको रेफर ना करें। मई 25
कोई रेलिवेंट अमेंडमेंट नहीं देखना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, सिर्फ ये नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करने वाला है, देखो आरसीएम के केस में क्या होता है, आरसीएम के केस में अगर रेसिपेंट सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो इनवॉइस इशू करना पड़ता है रेसिपेंट को, ठीक है। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो सप्लायर खुद ही इनवॉइस इशू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर कर देगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस रेसिपेंट इशू करता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर कैसे ही इनवॉइस इशू करेगा। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो खुद इनवॉइस इशू कर देगा। तो आरसीएम के केस में ये एक अलग से इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे। सो इन्होंने कहा कि अगर इनवॉइस सप्लायर ही इशू कर रहा है तो आपको 61st डे कंसिडर करना है यहाँ पर, जैसा कि हम अभी भी करते हैं। पर अगर रेसिपेंट इशू कर रहा है इनवॉइस, तो जब रेसिपेंट इनवॉइस इशू कर देगा वो डेट हमें कंसिडर करनी है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्लैरिफिकेशन कि अगर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो 61st डे, और रेसिपेंट कर रहा है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपेंट। ये अगेन नवंबर 25 एंड ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है, मई 25 वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको तो बस ये 3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है, 61st डे, पेमेंट और डेबिट इन बैंक अकाउंट। आगे चलते हैं कि अगर सर्विसेज केस में आपको वाउचर मिल रहा है तो तब क्या होगा। अगर आपको वाउचर मिल रहा है सर्विसेज के केस में, तो क्या सर्विस आइडेंटिफाइबल है उसी टाइम पर जब वाउचर इशू हुआ? अगर हाँ तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर नहीं तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सप्लाई पहले ही आइडेंटिफाइबल हो, जैसे आपको होटल स्टे के लिए कोई वाउचर मिल गया तो अब पता ही है होटल में स्टे ही करेंगे उससे। पर अगर आपको मान लो स्पा सर्विसेज के लिए वाउचर मिल गया हो तो वहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो, तो इसलिए इसके केस में रिडेम्पशन ऑफ वाउचर पे हो जाएगा। अब आता है अगर कोई रेसिजुअल केस हुआ तब क्या करें, इनमें से किसी में भी फॉल नहीं कर रहा हो तो अगेन या तो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल कर दो या फिर टैक्स जब पे कर रहे होंगे तब टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। और वही अगर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का केस है तो जब आपको ये रिसीव होगी तब हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब ये कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, इनको ध्यान से देखना है, अमेंडमेंट्स हैं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के केस में हम कैसे कंसिडर करेंगे? सो बेसिकली देखो, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल NHAI का यहाँ पे डील है। सो जब ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, ये लोग अपने टेंडर देते हैं। ये लोग खुद हाईवे नहीं बनाते, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंस्ट्रक्टर्स को अपने टेंडर देते हैं। जिसका भी टेंडर सबसे सही लगता है उसको ये पर्टिकुलर हाईवे बनाने का काम दे देते हैं। अब उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली पता है क्या होता है, ऐसे स्पेसिफाइड होता है कि आपको एक तो ये कंस्ट्रक्ट करना है, प्लस इसका सपोज 10 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, 10 साल के लिए मेंटेनेंस भी आप ही को करना है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जब पेमेंट स्पेसिफाइड होगा ना, तो पेमेंट में कंसिडरेशन इन दोनों सर्विसेज के लिए होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए भी होगा और ONM के लिए भी होगा, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बाद में होने वाला है। तो अब कंस्ट्रक्शन तो सपोज 1 साल में हो गया और ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस में 10 साल में देने वाली हूँ, तो हम GST कब पे करें? क्या पूरा अपफ्रंट पे करना पड़ेगा या हर साल इक्वली करना है या कोई और तरीके से करना है, आप अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग कर रहे हो उसके बेसिस पे करना है? सो इस पर बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी थी, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन लाया है। इसको अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इस केस में करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको पूरा पैसा अपफ्रंट मिल जाता है तो देखो हमें भी GST पूरा दे दो। सो अपफ्रंट पेमेंट अगर पूरा ही एक बार में पेमेंट मिल जाता है, सपोज 100 करोड़ का पूरा पेमेंट है और ये पूरा अपफ्रंट मिल गया, तो हमें GST भी अपफ्रंट दे दो। आपको फ़ायदा तो हमारा भी फ़ायदा कर दो। पर दूसरा केस हो सकता है, चलो इसके बाद पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि अगर अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ NHAI अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है हाईवेज का और उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, तो पेमेंट स्टैगर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। इसमें ऐसा होता है बेसिकली कि सपोज ऐसा होगा कि 20 करोड़ इस 20% कंप्लीशन पे मिलेगा, फिर 50% तक हो जाने पर आपको सपोज 30 करोड़ मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको ईयर 1 के एंड पे सपोज इतना मिलेगा। सो इनमें इस तरीके से ऐसे क्लासीफाई करके रखते हैं। इसमें पेमेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा डिवाइडेड होगा। सो पेमेंट इज स्टैगर्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रहा है, और इसमें इवेंट्स भी अलग अलग होंगे। माइलस्टोन बेसिकली वो डिफाइन कर देते हैं कि ये इस तरीके से होने वाला है, इस इवेंट के होने के बाद आपको इतना इतना पेमेंट मिलेगा, रिलीज होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है GST के अंदर, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है ऑफ कोर्स। अकॉर्डिंगली TOS इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस इशुएंस या फिर पेमेंट रिसीट। तो या तो आपका इनवॉइस इशू हो जाए या फिर आपको पेमेंट मिल जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि या तो इनवॉइस इशुएंस या फिर आपको पेमेंट मिल जाए। दोनों में से जो भी काम पहले होता है सर्विसेज केस में वहाँ पर GST लग जाता है। सो अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ ड्यू डेट से पहले या इवेंट कंप्लीशन से पहले, तो TOS होगा अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एज पर कॉन्ट्रैक्ट इज इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट। सो इन्होंने बेसिकली ये कहना चाहा है कि अगर आप टाइमली इनवॉइस इशू कर देते हो तो हम इनवॉइस इशुएंस से लेते हैं, है ना, या पेमेंट रिसीट। और अगर टाइमली इशू नहीं होता तो फिर हम क्या लेते हैं? प्रोविजन ऑफ सर्विस लेते हैं, वैसे पेमेंट को कंसिडर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करते हैं। और प्रोविजन ऑफ सर्विस इन्होंने बताया कि जो ड्यू डेट होती है पेमेंट वही प्रोविजन ऑफ सर्विस होगा, क्योंकि उसी टाइम पे जनरली इनवॉइस इशुएंस करने की रिक्वायरमेंट भी लगाई जाती है। सो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि या तो आप पेमेंट कर दो तो हो जाएगा, या आप इनवॉइस इशू करोगे उस हिसाब से हम ले लेंगे। सो बेसिकली अगर पूरा अपफ्रंट पेमेंट मिल जाता है, अगर ये 100 करोड़ गलती से भी अपफ्रंट मिल गए ना, 100 करोड़ में हाथों हाथ GST देना पड़ेगा। पर अगर ये ऐसे स्टैगर्ड होके मिलता है, 20 करोड़ यहाँ मिल रहा है, 30 करोड़ यहाँ मिल रहा है, और सपोज इनवॉइस इशुएंस भी इसी से लिंक्ड है, तो ये जब मिलेंगे तब तक आपको GST पे करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पेमेंट मिलेगा वैसे वैसे आप GST दे दोगे। आई होप आई एम क्लियर। सो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आप जैसे नॉर्मल सर्विसेज के केस में आप देखते हो वैसे ही आपको देखना है कि अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है, इनवॉइस ऑन टाइम है, तो जो आप 3 चीज़ें चेक करते हो वही चेक करनी है। पहला, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का डेट क्या है, इनवॉइस डेट। दूसरा, पेमेंट का क्रेडिट इन बैंक अकाउंट या पेमेंट का रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर ऑन टाइम नहीं होता तो आप इस फर्स्ट वाले की जगह, ये दोनों तो सेम है, और फर्स्ट वाले की जगह सिर्फ आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस देखना पड़ेगा। सो इट इज़ जैसा नॉर्मल केस है वैसे ही आपको यहाँ पर भी ट्रीटमेंट करना है। तो ऐसे एक एडिशनल बात उन्होंने लिखी है कि अगर इसमें साथ में आपको सपोज इंटरेस्ट रिसीव होता है किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ में किसी भी डिले के कारण, तो वो भी टैक्सेबल होगा, उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम यूजेज पे कैसे GST लगेगा। सो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है ना, वो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करवाता है। इसके केस में जो GST लगेगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर और कोई लाइसेंस होता है, अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस आप ध्यान कर दो, हमने वहाँ पे ये देखा था कि वो तो GST के स्कोप से आउट कर रखा है शेड्यूल 3 वगैरह में, पर बाकी सारे जितने भी लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर GST लगता है और GST RCM में लगता है। तो इसके ऊपर भी GST RCM में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम का लाइसेंस कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इनके केस में क्या होगा,
इनके केस में देखो, अगर अपफ्रंट पेमेंट मिल जाता है, पेमेंट अगर अपफ्रंट मिल गया तो वही बात, जीएसटी हाथों हाथ दे दो। तो जीएसटी बिकम्स पेबल व्हेन पेमेंट इज ड्यू और मेड। जैसे या तो अगर पेमेंट ड्यू हो गया या फिर पेमेंट आपने कर दिया, जो भी अर्लियर हो गया आपको जीएसटी भी सरकार को देना पड़ जाएगा। पर अगर मान लो डेफर्ड पेमेंट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रहा है, तो अगेन ऊपर वाले केस की तरह ही है ये भी बिल्कुल। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से अगर ड्यू डेट समझ में आ रही है तो हम वही ड्यू डेट कंसिडर कर लेंगे इनवॉइस इशुएंस के लिए। दस जीएसटी इज पेबल व्हेन पेमेंट्स आर मेड और ड्यू विचएवर इज अर्लियर। तो आप पेमेंट जब कर दोगे या पेमेंट ड्यू होगा, जो भी पहले हो जाता है आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। सो आई होप आई एम क्लियर। दोनों ही केस में बहुत सिमिलर सा केस है कि आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे और या फिर जैसे ही आपके पास पेमेंट की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, आपका पेमेंट ड्यू हो जाता है, आपको जीएसटी पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ जाएगी, तभी आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। फिर उन्होंने लास्ट में ये लिखा है कि ऐसा ही कोई और, जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम का था, अगर इसी के टाइप का कुछ और भी नेचुरल रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, जैसे माइनिंग राइट्स आपको ट्रांसफ़र करे, तो ऐसा और भी कोई केस होता है तो उसमें भी टाइम ऑफ सप्लाई इसी तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। लास्ट केस है टाइम ऑफ सप्लाई में एसोसिएटेड और एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में कैसे होगा। सपोज सेक्शन 92 में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन दे रखी है, रोहन सर ने आपको पढ़ाई भी होगी। तो वहाँ पर जो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के स्कोप में कवर है, आप इसको अभी फॉर द ईज ऐसा समझ लो, जो भी आपके रिलेटेड लोग हैं आउटसाइड इंडिया जो सिचुएटेड है, उनसे अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो उसके केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या ट्रीट करना है। तो देखो, एक तो पहली बात तो इंपोर्ट के केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे तो उसमें आपको एक तो आरसीएम में जीएसटी पे करना होता है। सो इनके केस में जो इंडियन एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे हम, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस। या तो आप पेमेंट कर दोगे या आप जैसे उस सर्विस की अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर लेते हो, तब हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सो क्योंकि सर्विस के केस में ये ट्रेस करना आसान नहीं है कि एक्चुअली आपको सर्विस कब मिली, तो या तो जब आप एंट्री कर रहे हो अपनी बुक्स में हम उसको कंसिडर कर लेंगे, या जब आप पेमेंट कर रहे हो, इनको ट्रेस करना आसान है, इसलिए इन्हीं के बेसिस पर टाइम ऑफ सप्लाई की कंडीशन उन्होंने इम्पोज कर दी। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। और लास्ट केस आता है, अगर टैक्स रेट में चेंज होता है। क्या टैक्स रेट में चेंज होता है, इसमें हम पहले 3 चीज़ें कंसिडर करेंगे और फिर डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। इनका कहने का बेसिकली ये मतलब है कि सपोज गुड्स और सर्विस मुझे रिसीव होगी, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा, उसके अलावा एक इनवॉइस इशू होता है, उसके अलावा पेमेंट होता है। इन तीनों चीज़ों के होने में हो सकता है ना गैप हो, पेमेंट कभी और हो रहा हो, है ना, इनवॉइस कभी और इशू हो रहा हो, गुड्स और सर्विस का एक्चुअल सप्लाई कभी और हो रहा हो, और इसी बीच मान लो जीएसटी की रेट्स चेंज हो गई, तो फिर हमें बेसिकली कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई मानना है, और क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा उसी के बेसिस पे टैक्स रेट भी डिटरमाइन होगी। सो हमें यहाँ पर ये समझना है। सो हम यहाँ पे 3 चीज़ों को कंपेयर करने वाले हैं, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कब हो रहा है, इनवॉइस कब इशू हो रहा है, और पेमेंट कब रिसीव हो रहा है। इसको याद आप कर सकते हो GIP। ये सो गुड्स सर्विसेज का सप्लाई, इशू ऑफ इनवॉइस एंड रिसीट ऑफ पेमेंट, इन तीनों को कंपेयर करना होता है, और उसकी बेसिस पे फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। जो भी टाइम ऑफ सप्लाई की इसके बेसिस पर डेट आएगी, उस दिन जो रेट प्रिवेलिंग होगी हम वो रेट से जीएसटी लगाएंगे अपनी सप्लाई पर। गॉट इट। सबसे पहला तो हमें क्या करना होता है, जब इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहला तो हम देखते हैं मेजॉरिटी रूल कि मेजॉरिटी कहाँ फॉल हो रही है। सो सपोज गुड्स और सर्विसेज हमने सप्लाई करी 10 जनवरी को, इनवॉइस इशू हमने करा सपोज 11 जनवरी को, और पेमेंट रिसीव हुआ सपोज
15 जनवरी को, और इनके बीच में क्या हो गया, बीच में 13 जनवरी को गवर्नमेंट ने टैक्स रेट चेंज कर दी। सपोज अभी तक हमारे पर्टिकुलर गुड्स पर रेट अप्लाई हो रही थी 12% की, और इस दिन से उन्होंने कहा कि अब 18% की रेट एप्लीकेबल होगी। सो अभी तक 12% की रेट थी, अब 18% की रेट हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें 12% से जीएसटी देना है कि 18% से देना है। सो उसके केस के लिए इन्होंने क्या कहा, पहले तो आप देखो मेजॉरिटी रूल, 13 जनवरी को रेट चेंज हुई है, इसके आगे 2 इवेंट्स हो रहे हैं या इससे पहले 2 इवेंट्स हो रहे हैं। मेजॉरिटी कहाँ है, इससे पहले हमने देखा 2 इवेंट हो गए, गुड्स का इशुएंस भी हो गया और इनवॉइस, गुड्स का सप्लाई भी हो गया, इनवॉइस का इशुएंस भी हो गया। ये 2 इवेंट पहले हो रहे हैं, तो हम पहले तो मेजॉरिटी रूल देखेंगे। तो इसको हम एक बार कर देंगे अब एक्सक्लूड। मेजॉरिटी कहाँ है, यहाँ पर। अब मेजॉरिटी देखने के बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में से एक जी है, क्या इन दोनों में से एक जी है। बिल्कुल है, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। इसका मतलब 11 जनवरी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। दोबारा समझना, पहला हम चेक करते हैं मेजॉरिटी कहाँ है। सो मेजॉरिटी किधर है, 13 जनवरी से पहले के साइड है। यहाँ पर मेजॉरिटी 2 इवेंट्स इससे पहले हो चुके हैं। सो हम सबसे पहले तो इन दोनों को एक साइड खड़ा कर देंगे। अब ये दोनों एक साइड आ गए। अब हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में से एक जी है। जी मतलब गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई है। अगर है तो इस डेट को भी इग्नोर कर देंगे और जो इनवॉइस वाली डेट है उसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट केस में क्या है, गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई बिफोर, इनवॉइस का इशुएंस बिफोर और रिसीट ऑफ पेमेंट आफ्टर है। तो उस केस में टाइम ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। हमारे केस में अभी यही हुआ। दूसरा केस है कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई क्या बिफोर हो रहा है, इनवॉइस का इशुएंस आफ्टर हो रहा है और रिसीट ऑफ पेमेंट बिफोर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 13 जनवरी को रेट चेंज हो रही है। सपोज इनवॉइस का इशुएंस 15 जनवरी को हुआ। सपोज इनवॉइस मैंने इस दिन इशू किया, लेकिन बाकी गुड्स और सर्विसेज का मैंने सप्लाई क्या कर दिया, पहले कर दिया, और जो पेमेंट है वो भी मेरे को पहले मिल गया। तो सपोज ये मिल गया 9 जनवरी को और ये मिल गया 10 जनवरी को। मेजॉरिटी कहाँ है, इस साइड, तो इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों में से क्या एक जी है, बिल्कुल है, तो इसको हम कट कर देंगे। ये तो पहले ही कट हो गया क्योंकि इसमें मेजॉरिटी नहीं है। अब क्या बचा, सिर्फ हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट केस है गुड्स और सर्विसेज का बिफोर सप्लाई हो रहा है और इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट आफ्टर है। फॉर एग्जाम्पल 13 जनवरी को ये रेट चेंज हुई, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज मैंने 15, तो सर्विसेज बाद में करना है, सॉरी। इनवॉइस हमने इशू किया सपोज सपोज 13 जनवरी को हमारी रेट चेंज हुई है, यहाँ पे रेट चेंज हो गई। इसके पहले हमने गुड्स और सर्विसेज तो सप्लाई कर दी सपोज 9 जनवरी को, पर जो हमारा इनवॉइस इशू हुआ है वो 15 जनवरी को हुआ है और हमें जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो सपोज 14 जनवरी को रिसीव हुआ है। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। अब आप देखो दो चीज़ें, मेजॉरिटी कहाँ है, मेजॉरिटी इस साइड है, तो इसको तो हम कर देंगे क्रॉस। इन दोनों में से क्या दोनों में से एक जी है, नहीं, जी तो नहीं है। तो इस केस में जो भी 2 इवेंट्स में से पहले हो जाएगा, अर्लियर ऑफ दीज 2 इवेंट्स,
इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे. सो दिस इज दी क्लैरिफिकेशन. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर यहाँ पर मानेंगे. नेक्स्ट केस दे रखा है आफ्टर, आफ्टर, बिफोर. मेजॉरिटी कहाँ है? आफ्टर में मेजॉरिटी है. मेजॉरिटी कहाँ है? आफ्टर वाले साइड में है. क्या इन दोनों में से एक जी है? बिल्कुल एक जी है, तो इसको भी हटा देंगे. इसका मतलब डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट केस देखते हैं. मेजॉरिटी कहाँ है? आफ्टर में है. आफ्टर में मेजॉरिटी है तो बिफोर को क्रॉस कर दो. क्या इन दोनों में से एक जी है? बिल्कुल है, तो इस जी को भी कट कर दो. अब क्या बचा? सिर्फ आफ्टर बचा, मतलब डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. लास्ट केस, मेजॉरिटी कहाँ है? बिफोर में मेजॉरिटी है तो आफ्टर को कट कर दो. बचा क्या? बिफोर और बिफोर. क्या इन दोनों में से एक जी है? नहीं है, तो मतलब विच एवर इज अर्लियर. तो विच एवर इज अर्लियर मतलब इशुएंस ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा. आपको बिल्कुल ये दिमाग में बैठ जाएगा आई बिलीव. और जो बच्चे इसको रटते आए होंगे अभी तक, उनको अब रटने की नीड नहीं पड़ेगी. सो आपको बेसिकली ये देखना है, पहला तो आपको चेक करना है. इसका क्रक्स मैं एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ. पहला आप 3 इवेंट्स को लोगे, चेक करोगे मेजॉरिटी कहाँ है, टैक्स रेट के चेंज होने के बाद या टैक्स रेट के चेंज होने से पहले. जहाँ मेजॉरिटी है उसके अलावा वाला जो ट्रांजैक्शन है उसको पहले कट कर दो. सो अगेन जैसे यहाँ पे बिफोर में मेजॉरिटी है तो आफ्टर को कट कर दो. अब बिफोर में से चेक करना है हमें कि जी कहाँ है, या जो भी जहाँ पर भी मेजॉरिटी, अगर उसमें से कोई एक जी है तो उसको भी फिर कट कर देंगे. जो इवेंट बच जाएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. और दोनों में से अगर कोई जी नहीं है तो अर्लियर वाला इवेंट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. लास्ट यहाँ पे देखो एक है रिसीट ऑफ पेमेंट की बात करी है, तो इन्होंने इसको रिसीट ऑफ पेमेंट को क्लैरिफाई किया है कि रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब वही है कि या तो आपने अपनी बुक्स में पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया या आपके बैंक में पैसा आ गया है. जो भी दोनों में से पहले हो जाता है उसको रिसीट ऑफ पेमेंट मानते हैं. तो रिसीट ऑफ पेमेंट का इन्होंने मतलब क्लैरिफाई किया है. अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या कहा है इन्होंने? देखो, अगर पेमेंट क्रेडिट होता है आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट. जनरली तो देखो हम इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाता है उसको रिसीट ऑफ पेमेंट मान लेते हैं. पर इन्होंने एक एक्सेप्शनल केस बताया. इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके बैंक में सपोज पैसा क्रेडिट हो रहा है टैक्स रेट के चेंज होने के 4 दिन बाद, आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन टैक्स रेट, तो उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट. उस केस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली डेट को भूल जाएंगे, सिर्फ बैंक अकाउंट वाली डेट को कंसिडर करेंगे. क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा ही डिलेड पेमेंट हुआ है. सो दोबारा देख लेते हैं. अगर आप टैक्स रेट चेंज हुई उसके 4 वर्किंग डेज के बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट. अर्लियर हम कंसिडर नहीं करेंगे उस केस में. आई होप आई एम क्लियर. इसका एग्जाम्पल देख लो. सपोज टैक्स रेट चेंज हुई 10 जुलाई को. 10 जुलाई को टैक्स रेट चेंज हुई. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट हमें 8 जुलाई को ही हमने रिकॉर्ड कर लिया था. और सप्लायर के बैंक में पैसा कब क्रेडिट हुआ? 15 जुलाई को. ये बैंक में पैसा आया 4 दिन के बाद है, आफ्टर 4 डेज है ना. तो इस केस में डेट ऑफ क्रेडिट को क्या मानेंगे? डेट ऑफ रिसीट. और ये बुक्स में जो रिकॉर्ड हुआ था पेमेंट उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. दिस इज अ सिंपल थिंग. वहीं अगर मान लो ये 13 जुलाई को हो जाता, ये इवेंट अगर 13 जुलाई को हो जाता तो उस केस में हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आराम से. और
विच एवर इज अर्लियर मतलब 8 जुलाई वाली डेट यहाँ पर कंसिडर करते। रिसीट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई का मानते, पर अगर 15 जुलाई वाला हो केस होगा तो फिर रिसीट ऑफ पेमेंट 15 जुलाई मानेंगे, क्योंकि इससे बहुत चेंज आ सकता है टैक्स रेट में। सो ये कैच आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का रिविजन भी आज कंप्लीट हो जाता है। लेट मी नो आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे कृष्ण।